नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द बीजम साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने केमिस्ट्री क्लासेस में जीरो लेवल केमिस्ट्री की एक जो है श्रृंखला शुरू किया था, और उसी जीरो लेवल की श्रृंखला में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताना शुरू किया था। और पीरियोडिक टेबल में मैंने लगातार आपको जो है 7 वीडियो जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आज 8वें वीडियो क्रम में उसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, या फिर इसी को बोला जा सकता है कि तत्वों की आवर्तिता। तत्वों की आवर्तिता या फिर आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएं तो फिर उसके कौन से गुणों में लगातार परिवर्तन होगा, अर्थात कौन सा गुण घटेगा और कौन सा गुण बढ़ेगा। वैसे ही यदि पीरियोडिक टेबल में हम वर्ग में किसी ऊपर से नीचे आए तो कौन सा गुण घटेगा और कौन सा गुण बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहला है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में हमें सबसे पहले जानना है परमाणु आकार के बारे में। एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज होता क्या है? मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट्स है, यदि हम उसका संरचना बनाए तो बीच में जो है एक पॉजिटिव साइन वाला होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, नाभिक। और इस नाभिक को छोड़ के इसके आसपास जो है कुछ गोलाकार पथ होता है, गोलाकार रास्ता होता है, जिसका नाम होता है कक्ष, कोश या फिर ऊर्जा स्तर। तो किसी परमाणु के नाभिक से, ये रहा परमाणु का नाभिक, मान लीजिए कि पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है और तीसरा कक्ष है। तो किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कक्षा की जो बीच की दूरी होती है, इसी को बोला जाता है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या, और परमाणु की त्रिज्या को ही परमाणु का आकार मान लिया जाता है। परमाणु का आकार। एक बार और रिपीट करते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्षा की जो बीच की दूरी होगी, उसको बोला जाता है परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या को जो है सामान्यतः परमाणु के आकार में व्यक्त किया जाता है। अब इसको मापने के लिए जो है मात्रक होता है, जैसे हम इसको एंगस्ट्रम में भी माप सकते हैं या फिर इसको नैनोमीटर में माप सकते हैं। तो परमाणु के आकार को जो है एंगस्ट्रम या फिर नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। कोई परमाणु है, उसके नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्षा की जो बीच की दूरी होगी, उसको बोला जाएगा परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या को जो है सामान्यतः परमाणु का आकार मान लिया जाता है। तो पीरियोडिसिटी में हमको पढ़ना है कि यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, तथा जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, तब उसके गुण में जो है क्या परिवर्तन होगा। तो हम इधर से एक वर्ग लिखते हैं। सबसे पहले होता है ह ली ना कि रबड़ी से फ्रूट निकला। वर्ग संख्या फर्स्ट के एलिमेंट्स को लिखे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यदि हम आवर्त में बढ़ें, दूसरे आवर्त की यदि बात करें तो लिथियम के बाद से होता है बेरिलियम, और इसके बाद से होता है बोरान, फिर होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, सोडियम होता है 11, पोटेशियम होता है 19, बेरिलियम आता है 4 पे, बोरान आता है 5 पे, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन होता है 10 पे। यदि हम लिथियम का संरचना बनाएं, लिथियम के लिए संरचना बनाएं
तो सबसे पहले जो है इसका परमाणु संख्या 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s1। इसमें कोष की संख्या जो है 2 है, ये रहा पहला कोष और ये रहा दूसरा कोष। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। यदि हम लिथियम का संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस होगा और इसमें कोष की संख्या जो है 2 है, तो हम इसके लिए 2 वृत्ताकार पथ बनाएंगे। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 है, तो हम इसको 2 डॉट के रूप में दिखाते हैं। और इसके बाह्यतम कक्ष अर्थात दूसरे कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाएं। ये रहा लिथियम के लिए संरचना। यदि हम इसके नीचे जाएं तो इसके नीचे आता है सोडियम। तो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सोडियम आता है 11 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इसके पहले कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है 1। तो यदि हम इसका भी संरचना बनाए तो बीच में होगा नाभिक और इसमें 3 कक्ष दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बनाएंगे 3 वृत्ताकार पथ। अब पहले कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसके बाह्यतम कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और इसके नीचे जाए तो इसके नीचे जो है आता है आपका पोटेशियम और पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोष की संख्या जो है 4 है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में जो है कोष की संख्या 1 है। तो यदि हम पोटेशियम के लिए संरचना बनाएं तो इसमें भी एक नाभिक होगा और 4 वृत्ताकार पथ होगा। 4 वृत्ताकार पथ होगा। पहले कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरे में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके बाह्यतम कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लगातार जो है कोष की संख्या बढ़ रहा है। कोष की संख्या बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे लिथियम में जो है कोष की संख्या मात्र 2 था, उसके नीचे गए तो आया सोडियम और सोडियम में जो है कोष की संख्या 3 हो गया। उसके नीचे गए तो फिर आता है पोटेशियम और पोटेशियम में जो है कोष की संख्या 4 हो गया। इसके नीचे जाएंगे तो रुबिडियम में कोष की संख्या 5, सीजियम में कोष की संख्या 6 और फ्रांसियम में जो है कोष की संख्या 7 होता चला जाएगा। अरे हमने अभी आपको बताया कि कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा और उसके जो न्यूक्लियस होगा, उसके जो बीच की दूरी होगी उसको बोला जाता है परमाणु की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या को ही उसका आकार मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रहा है तो इसके नाभिक से बाह्यतम कक्षा की बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। आइए आवर्त को चेक किया जाए कि आवर्त में क्या परिवर्तन होता है। जैसे अभी लिथियम के लिए हमने 3 था, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो 1s2 और 2s1 था। इसमें कोष की संख्या 1 और 2 है तो इसके लिए वृत्ताकार पथ 1 और 2 बनेगा। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1। बेरिलियम यदि बात करें तो बेरिलियम आता है आपका 4 पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2।
इसमें भी कोष की संख्या जो है 2 है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। यदि हम इसका संरचना बनाएं तो सबसे पहले नाभिक होगा, पहला कोष होगा और दूसरा कोष होगा। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इससे आगे बढ़े तो आता है 5 पे बोरान। तो बोरान का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1। इसमें भी यदि कोष की बात करें तो इसमें कोष की संख्या 2 है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में जो है 3 इलेक्ट्रॉन। यदि हम इसका भी संरचना बनाएं तो सबसे पहले नाभिक और इसमें कोष की संख्या 2 है तो इसमें 2 वृत्ताकार पथ बना देंगे। अब पहले कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्ष में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद से 6 नंबर पे आता है कार्बन। 6 पे आता है कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। तो इसमें भी कोष की संख्या 2 ही मिल रहा है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। यदि हम इसका भी संरचना बनाएं तो सबसे पहले न्यूक्लियस होगा और 2 जो है वृत्ताकार पथ होगा। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, कोष की संख्या तो समान है लेकिन उनमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोषों की संख्या समान है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम में जो है कोष की संख्या 2 था, इसके बाद बेरिलियम आया, इसमें भी कोष की संख्या 2, बोरान में भी कोष की संख्या 2 और कार्बन में भी कोष की संख्या 2। लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है कि समान आवेशों के बीच जो है विकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उस पर होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर होता है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। और हमको पता है कि विपरीत आवेशों के बीच जो है आकर्षण होता है। तो नाभिक के बीच तो होता है आपका पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच होता है निगेटिव। इसी के वजह से इनके बाह्यतम कक्षा और नाभिक के बीच जो है आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और जो है इसका बाह्यतम कक्ष नाभिक की ओर खींच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका आकार या फिर इसकी त्रिज्या जो है छोटी हो जाती है। तो हम इसके पीरियोडिसिटी में लिख सकते हैं कि यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु का आकार जो है घटता है और यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आइए लिखते हैं परमाणु के आकार में कि किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है।
क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, इस पे अभी चर्चा किए कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो लगातार कोष की संख्या बढ़ेगा, और कोष की संख्या बढ़ेगा तो उसके नाभिक से जो है उसके बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ेगी, अर्थात उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी अर्थात परमाणु की आकार जो है वो बड़ी होगी। और बात किया जाए कि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसका आकार क्यों घट रहा है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या जो है लगातार समान रह रहा है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रहा है, और हमको पता है कि विपरीत आवेशों के बीच जो है आकर्षण होता है, इसीलिए नाभिक की ओर जो है उसका बाह्यतम कक्ष खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है, अतः परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इसको जो है हम सांकेतिक रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे एटॉमिक साइज को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एटॉमिक साइज एस। और पीरियोडिक टेबल में होगा क्या कि यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो बाएं से दाएं जाने पर इसका मान जो है या फिर परमाणु का आकार जो है घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इतना याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। इसको लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहने का मतलब है कि कोई परमाणु है और मान लीजिए कि ये वाला जो है इसका बाह्यतम कक्ष है और यहाँ पे कोई है इलेक्ट्रॉन, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, लिख सकते हैं खर्च ऊर्जा की मात्रा। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या फिर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी ऊर्जा की मात्रा को बोला जाता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं
IE। एक बार और समझिए कि कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्षा C एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसी ऊर्जा की मात्रा को, या फिर खर्च हुई ऊर्जा की मात्रा को जो है बोला जाएगा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी। हमको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, इसके पीरियोडिसिटी में, आवर्तीता में, कि यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो फिर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा या बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो आयनन ऊर्जा का मान जो है घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो ये सबसे पहले जो है आयनन ऊर्जा होता क्या है, इसका डिफिनीशन लिख लें। इसके लिए परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। किसी परमाणु के या फिर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की मात्रा खपत होगी उसी ऊर्जा की मात्रा को बोला जाएगा आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं कि बाएं से दाएं यदि जाए तो क्या होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। यदि हम बात करें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं IE, ये जो है रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज मतलब कि यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, यदि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार घटेगा। विपरीत होगा। हमको पता है कि यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज का मान जो है बढ़ता है, और फिर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज का मान घटता है। यहां पे कह रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज का मान घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। मतलब कि ये एटॉमिक साइज का क्या है, विपरीत है। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज का मान जो है घट रहा है, तो इसमें जो है यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का जो आयनन ऊर्जा होगा उसका मान जो है बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं IE मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान। बाएं से दाएं जाएंगे तो इधर परमाणु का आकार घटता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान का होगा बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मान जो है घटता है।
क्यों घटता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एटॉमिक साइज के विपरीत कार्य करता है। एक और चीज होता है कि IE जो है, IE मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज की जैसे जैसे न्यूक्लियस में धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। हमको पता है कि जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे देखिए लिथियम, लिथियम के बाद से आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फिर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद से आता है फ्लोरीन। तो इसमें धनावेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9। हमने यहाँ पे लिखा है कि I जो है प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। इसमें जो है न्यूक्लियर चार्ज की संख्या 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है अर्थात बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ऐसे भी हम पता कर सकते हैं और ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही। कल की क्लासेस जो है इसी पे आधारित होगी। इसके बाद से जो है आयोनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उसके संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। जुड़े रहिए और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास अभी भी ये वीडियो जो है नहीं पहुंच पाया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।